नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज के यूट्यूब चैनल की लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। और हिंदी व्याकरण जैसे रिट की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पटवार एग्जाम है, इसके अलावा एलडीसी है या फिर कोई एसआई की एग्जाम है, सारी एग्जाम के लिए एकदम से इम्पोर्टेंट है। और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो भी है जो अनेक टीचरों के द्वारा यूट्यूब पर डाले हुए, उन्हें सारे वीडियो को देखा मैंने और देखने के बाद में मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि जिस हिसाब से उन टीचरों ने हिंदी व्याकरण जो पढ़ाई है, ऐसा लग रहा है कि उस हिंदी व्याकरण को पढ़ने के बाद में तो कोई भी स्टूडेंट 5% भी एकदम सही नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो हिंदी व्याकरण से संबंधित मैटर था, उस सारे मैटर को विस्तारित पढ़ाने की बजाय एक छोटे से रूप में, यानी कोई भी एक ऐसा वीडियो जो 1 घंटे में पूरा होना चाहिए, एक टॉपिक जो 1 घंटे में पूरा होना चाहिए, उससे टॉपिक को लास्ट 10 या 15 मिनट में पूरा करवा दिया। इसका मतलब 10 या 15 मिनट में मैटर कितना दिया है। आज हम हिंदी व्याकरण को सारी एग्जाम, जो भी कोई एग्जाम है और उस एग्जाम में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आता है, उन्हें सारी एग्जाम के लेवल को लेकर हिंदी व्याकरण को हम एक अलग तरीके से, एक शॉर्ट तरीके से और विस्तारित रूप से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे करते हैं हिंदी व्याकरण में इस व्याकरण शब्द की। ये व्याकरण शब्द है, ये व्याकरण शब्द वी और आ उपसर्ग, वी और आ उपसर्ग, संस्कृत की क्री धातु, क्री धातु एवं हिंदी के अन प्रत्यय के योग से बना है। हिंदी के अन प्रत्यय के योग से बना है कि व्याकरण शब्द, ये व्याकरण शब्द में वी और आ तो उपसर्ग है, इसके अलावा क्री धातु है एवं हिंदी का अन्न एवं संस्कृत का लूट प्रत्यय। हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करेंगे। हिंदी व्याकरण में यदि धातु की बात करें तो हिंदी व्याकरण में जो धातु होती है वो संस्कृत की तरह धातु नहीं होती है। हिंदी व्याकरण में धातु बनाई जाती है, ठीक है। तो व्याकरण शब्द वी और आ उपसर्ग क्री धातु एवं अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित करना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित करना। कि व्याकरण जो शब्द है उसमें वी और आ उपसर्ग क्री धातु एवं अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय के योग से बना है, इसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना। यदि उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश मात्र ही होते हैं। क्या होते हैं? दोनों शब्दांश मात्र ही होते हैं। कि उपसर्ग और दोनों शब्दांश मात्र ही होते हैं। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग क्या करता है? मूल के पहले जुड़ता है, मूल शब्द के पहले जुड़ता है और पहले जुड़कर एक नवीन शब्द बनाता है। क्या करता है? एक नवीन शब्द बनाता है और नवीन शब्द बनाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन देता है। कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है और पहले जुड़ है और नए शब्द की रचना करके उसके अर्थ में परिवर्तन है। शब्द की बात करें, ये हार मूल शब्द है, इसके अलावा ये हार भी मूल शब्द है और ये हार भी मूल शब्द है, जिसका अर्थ अजय भी हो सकता है। ये उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। क्या करता है? मूल शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे हार में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया, नया शब्द आहार बना और आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन होता है।
इसी प्रकार हार के पहले हमने वी उपसर्ग जोड़ दिया और नया शब्द बना विहार। विहार का अर्थ होता है घूमना। और मूल शब्द बना संहार, और संहार का होता है मारना या फिर आक्रमण। तो उपसर्ग जो पढ़ते शब्दांश मात्र होते हैं, ये उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है। ये जो मूल शब्द था और इस मूल शब्द के पहले जुड़ गया। पहले जुड़ने के बाद में क्या करता है, नवीन शब्द यानी एक नया शब्द बनाता है। हार है, 3 शब्द लिखे हुए, तीनों का अर्थ पराजय स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो नया शब्द बना, नया शब्द बनते उसके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाता है, ये उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय, ये प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ता है और बाद में जुड़कर क्या करता है, एक नवीन शब्द बनाता है। जैसे समाज मूल शब्द है और मूल शब्द के बाद में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया। क्या कर दिया, एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो नवीन शब्द बना है, वो क्या बना है, वो सामाजिक बना है। और जो समाज से संबंध रखने वाला होता है वो क्या कहलाता है, सामाजिक कहलाता है। इसके अलावा मूल शब्द भारत और ईए प्रत्यय जोड़ दिया। क्या कर दिया, ईए प्रत्यय जोड़ दिया और मूल शब्द क्या बना है, भारतीय, यानी भारत से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, भारतीय कहलाता है। तो व्याकरण शब्द में वी और आ दोनों उपसर्ग है, क्री धातु है एवं अन प्रत्यय है। ठीक है, वर्तमान समय में जैसे एग्जाम लगी थी और एलडीसी की एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा शब्द, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें भी एक प्रश्न पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, जिसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और साथ में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द में भी उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो वी और आ उपसर्ग क्री धातु है, इन सब के योग से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित करना। उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों शब्दांश मात्र होते हैं। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है, नया शब्द बनाता है, अर्थ में परिवर्तन करता है। प्रत्यय क्या करता है, प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, बाद में जुड़कर नया शब्द बनाता है और नया शब्द बनाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब हम धातु के बारे में अध्ययन करें तो हिंदी व्याकरण में जो धातु होती है वो संस्कृत की तरह नहीं चलती है। हिंदी व्याकरण में जो धातु होती है वो धातुएं संस्कृत की तरह नहीं चलती है। तो फिर हिंदी व्याकरण में धातु बनाई जाती है और इस धातु का जो अध्ययन है हम क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रिया। क्रिया पढ़ेंगे, वहां पर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम यहां पर प्राप्त कर लेते हैं कि धातु होती क्या है। क्रिया की जो रचना होती है, किसकी रचना, इस क्रिया की जो रचना, क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है और धातु में का पता लगाने के लिए वाक्य में जो कार्य को करने वाला कर्ता होता है, वाक्य में उस कार्य को करने वाला कर्ता होता है। इस कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं और तू शब्द का प्रयोग करने के बाद में संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। कि धातु की रचना, क्रिया की रचना किसी धातु से होती है, क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। पता लगाने के लिए वाक्य में जो कार्य को करने वाला कर्ता होता है उस कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं, तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं और तू शब्द का प्रयोग करने के बाद में संपूर्ण वाक्य को क्या करते हैं, हम आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। और आज्ञार्थक वाक्य आने के बाद में जो स्थिति निकल के आती है, आज्ञार्थक करके हम किसी प्रकार का प्रश्न करते हैं, फिर जो स्थिति निकल के आती है वो धातु मानी जाती है। और जो भी धातु निकल के आती है उसमें वो क्रिया बन जाती है। जैसे मुकेश
पढ़ता है। मुकेश पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? तो कर्ता के स्थान पर हमें क्या करना है? देना है। किसके स्थान पर? कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग। तो कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर दिया। क्रम में हमें किसी प्रकार का बदलाव करना नहीं है, तो पुस्तक को हमने वैसे के वैसे लिखना है। और तू वाक्य को क्या करना है? हमें आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। क्या करना है? हमें आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तो तू पुस्तक पढ़, तो इसमें धातु कौन सी होगी? और जो भी धातु निकल के आते हैं उसमें ना जोड़ते ही वापस क्या बन जाती है? वो क्रिया। तो पढ़ना की होगी और धातु कौन सी होगी? पढ़ धातु होगी। तो क्रिया की रचना किसी धातु से होती है। और धातु का जब हम पता लगाते हैं तो धातु का पता लगाने के लिए कर्ता होता है। उस कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग संपूर्ण वाक्य को करते हैं, आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को क्या देते हैं? हम आज्ञा या आदेश देते हैं। आज्ञार्थक वाक्य बनाने के बाद जो स्थिति निकल के आती है वो क्या मानी जाती है? धातु मानी जाती है। तो इस आधार पर जो व्याकरण शब्द है, ये व्याकरण शब्द और आ उपसर्ग क्री धातु एवं अन प्रत्यय के योग से बना है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित करना। ठीक है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि हम व्याकरण की जो परिभाषा है उस व्याकरण की हम एक उचित परिभाषा दे सकते हैं कि व्याकरण एक प्रकार शास्त्र है। कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसमें शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है। शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है। शब्द का शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। ठीक है कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बालक को शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान है। शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, उस शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है। इसके अलावा शब्द का शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है। साथ ही शब्द का शुद्ध वाक्य में उस शब्द का शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बालक को शब्द के संबंध में जब बालक शब्द का व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने लग जाता है, उन्हें सारे को किसके अंतर्गत सिखाया जाता है? व्याकरण के अंतर्गत सिखाया जाता है। और जिससे व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होता है, यानी कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जानने लग जाता है, तो व्याकरण को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये प्रश्न जो पीछे वाले रीट की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था, व्याकरण को जानने वाला कहलाता है। जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण के नाम से जाना
जाता है कि जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होता है, व्याकरण को जानता है, तो व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं? व्याकरण के नाम से पुकारते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द में हमें यह भी जान लेना है कि व्याकरण शब्द है ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। यदि लिंग के आधार पर बात करें तो ये व्याकरण शब्द है, लिंग के आधार पर ये व्याकरण शब्द पुल्लिंग माना जाता है। लिंग के आधार पर ये व्याकरण शब्द क्या माना जाता है? पुल्लिंग माना जाता है। इसके अलावा कुछ साहित्यकार, कुछ विद्वान हुए हिंदी साहित्य के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत, जिन्होंने क्या किया है, इस व्याकरण को परिभाषित करने का भी प्रयास क्या है। एक विद्वान है जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है कि यदि जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं व्याकरण के अंतर्गत, और उन शब्दों का यदि व्यवस्थित और अनुशासित रूप, शब्दों का यदि व्यवस्थित और अनुशासित रूप यदि हमें देखने को मिलता है, तो वो अनुशासित रूप हमें कहां पर देखने को मिलता है? अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और विद्वान की बात करें जिसका नाम था किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल कहकर पुकारा है कि व्याकरण को भाषा का भूगोल माना जाता है। अर्थात किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को सीखने का, किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा मार्ग, किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा मार्ग व्याकरण माना जाता है। किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा मार्ग क्या माना जाता है? व्याकरण माना जाता है। और इस व्याकरण को किशोरीलाल गोस्वामी ने मेरुदंड की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? मेरुदंड की संज्ञा दी है। महर्षि पतंजलि ने स्वीकार किया कि व्याकरण शब्दानुशासन है, कि व्याकरण के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? शब्दों का अनुशासित रूप देखने को मिलता है। ने क्या स्वीकार किया कि व्याकरण भाषा का भूगोल है, अर्थात किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा मार्ग है। यदि हम हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं और हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले किसको सीखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो भाषा मार्ग क्या माना गया? व्याकरण माना है। और ये किसने माना है? ये किशोरीलाल गोस्वामी ने माना। को किसकी संज्ञा दी है? मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की संज्ञा दी है कि भाषा को सीखने की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कौन होती है? वो व्याकरण होती है। अर्थात जब तक विद्यार्थी को व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो भाषा का शुद्ध उच्चारण करना बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। इसके अलावा बात करें हम वेद शास्त्र की। वेद शास्त्र वेद शास्त्र के मुख्य रूप से 6 अंग माने गए। वेद शास्त्र के मुख्य रूप से 6 अंग माने गए। किसके? वेद शास्त्र के। वेद शास्त्र के मुख्य रूप से 6 अंग माने गए। और इन 6 अंगों की बात करें वेद शास्त्र के, वेद शास्त्र और वेद शास्त्र के कुल कितने अंग? 6 अंग। 6 अंगों की बात करें तो 6 अंगों में एक अंग किसको स्वीकार किया गया है? व्याकरण को वेद शास्त्र का एक अंग माना गया है।
और वेद शास्त्र में व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? मुख की संज्ञा दी गई है। जैसे कि जब एक शरीर का निर्माण होता है, शरीर के निर्माण में हाथ, पैर, मुख, आंख, नाक, कान सबका संयोग होता है। विभिन्न अंग होते हैं, अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार मुख्य रूप से 6 अंग माने गए थे। 6 अंगों को मिलाकर इस वेद शास्त्र का निर्माण किया गया था। तो उसमें एक अंग क्या माना गया था? व्याकरण माना गया था। और वेद शास्त्र में व्याकरण को किसकी संज्ञा दी गई है? मुख की संज्ञा दी गई है। दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं। व्याकरण जो शब्द है, ये व्याकरण शब्द वी और आ उपसर्ग क्री धातु एवं अन प्रत्यय के योग से बना है। योग से बना है। वी और आ तो उपसर्ग है, क्री धातु है और इसके अलावा अन प्रत्यय है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित करना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित करना। अर्थात ये व्याकरण किसको व्यवस्थित करता है? हम ऐसा कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शब्द की शुद्ध उत्पत्ति, शब्द का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं बालकों को शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। कि शब्दों का शुद्ध प्रयोग किस आधार पर होता है, इसकी व्यवस्था कहां पर की गई है? इसकी व्यवस्था व्याकरण के अंतर्गत की गई है। व्याकरण का विद्वान है, उस व्याकरण के जानने वाले व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता है? व्याकरण के नाम से जाना जाता है। यदि लिंग की बात करें तो लिंग के आधार पर जो व्याकरण शब्द है ये क्या माना जाता है? लिंग के आधार पर ये व्याकरण शब्द पुल्लिंग माना जाता है। व्याकरण के संबंध में जो मत प्रस्तुत किए उसमें सबसे पहला मत महर्षि पतंजलि ने दिया। और महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है कि यदि शब्दों का व्यवस्थित रूप है हमें देखना है तो शब्दों का जो व्यवस्थित रूप है वो हमें कहां पर दिखाई देता है? व्याकरण के अंतर्गत दिखाई देता है। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी ने व्याकरण को भाषा का कहकर पुकारा है। सिद्ध किया है कि किसी भी भाषा को, ठीक है, किसी भी भाषा को, हम यहाँ पर हिंदी भाषा की बात करें तो किसी भी भाषा को सीखने का जो सबसे अच्छा मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? वो सबसे अच्छा व्याकरण माना जाता है। और किशोरीलाल गोस्वामी ने व्याकरण को किसकी संज्ञा दी है? मेरुदंड की संज्ञा दी है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बात करते हैं कि इस व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग के संबंध में आज तक किसी भी एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि व्याकरण के मुख्य रूप से कुल कितने अंग माने जाते हैं। तो व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग मानेंगे? 3 अंग मानेंगे। विचार, दूसरा है शब्द विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग मानेंगे? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग मानेंगे। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार।
सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, वर्ण विचार में वर्ण कि जो व्याकरण की जो शुरुआत होती है, किस व्याकरण की जो शुरुआत होती है वो वर्ण से मानी जाती है। व्याकरण की शुरुआत किससे होती है? वर्ण से मानी जाती है। सबसे पहले वर्ण, वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अक्षर। अक्षर के बाद में शब्द, शब्द के बाद में पद, पद के बाद में वाक्य, और वाक्य के बाद में वाक्यांश, वाक्य के बाद वाक्यांश। तो हिंदी व्याकरण की जो शुरुआत होती है वो किससे मानी जाती है? वो वर्ण से मानी जाती है। तो अब हमारे सामने प्रश्न यही निकल के आता है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, आरडीसी की एग्जाम लगी थी, उसका जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में ये वर्ण की परिभाषा पूछी भी जा चुकी है। हम यहां पर हिंदी भाषा की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या फिर इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि और इकाई वर्ण तो कहलाती है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम मुख से किसी भी प्रकार की कोई आवाज वगैरह निकालते, जैसे सीटी वगैरह मारते, तो क्या हमने मुख से सीटी मारी है और वो छोटी से छोटी इकाई है, तो क्या वो सीटी मारना भी वर्ण कहला सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि और ये इकाई होती है, ये कैसी होनी चाहिए? ये सार्थक होनी चाहिए, इसका कोई न कोई अर्थ जरूर निकलना होना चाहिए। यदि अर्थ निकलता है तो वो ध्वनि या फिर इकाई क्या मानी जाती है? वर्ण मानी जाती है। कि अर्थात ऐसी ध्वनि, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन, ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिए जाने के बाद आगे अन्य कोई विभाजन, आगे अन्य कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, अन्य कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो वह ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो वह ध्वनि क्या कहलाती? वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई होती है जिसका कोई न कोई अर्थ निकल रहा है, तो ध्वनि या इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन, कैसा विभाजन? अंतिम विभाजन, जिसका अंतिम विभाजन कर दिए जाने के बाद आगे अन्य कोई विभाजन, आगे अन्य कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, तब वह छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे मैं यहां पर क, ख,
च, ट और त वर्ण है क्या, ये सारे अक्षर है। और हमने क्या करना है, इनका अंतिम विभाजन, क्या करना है, अंतिम विभाजन। इनका अंतिम विभाजन कर दिए जाने के बाद विभाजन नहीं किया सकता, तब वह ने क्या वर्ण कहलाते। जैसे क प्लस ए, ख प्लस ए, च प्लस ए, ट प्लस ए और त प्लस ए। हमने यहां पर क्या किया, इन सब का अंतिम विभाजन कर के हलंत लगा दिया। हलंत लगाने के बाद में ये तो क, च, ट, त, ये तो क्या होगी, ये तो वर्णों के मेल से बने होते हैं, तो ये तो क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, इस क के नीचे हलंत लगाकर इससे ए कर दिया, तो ये क नहीं होकर क्या होगी, ये क की ध्वनि होगी। यहां पर ख नहीं होकर क्या होगी, जब किसी भी अक्षर के नीचे हमने हलंत लगा दिया तो हलंत लगाने के बाद में क्या होगी, वो सबसे छोटी ध्वनि होगी और इसका हम आगे और कोई विभाजन नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारी ध्वनियां क्या कहलाती है, ये सारी ध्वनियां वर्ण कहलाती है। तो किसी भी भाषा की, हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और वो कैसी होनी चाहिए, सार्थक, यानी उसका कोई न कोई अर्थ निकलना होना चाहिए। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन है। हमने यहाँ पर क्या किया है, इसका अंतिम विभाजन कर दिया है और अंतिम विभाजन करने के बाद में अब हम इसका अन्य कोई विभाजन नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाता है, ये वर्ण कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार इसका भी। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं प्रकार या भेद, वर्णों के भेद, कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के माने जाते हैं, या फिर हिंदी भाषा में कुल कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। हिंदी भाषा में जो वर्ण है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के माने जाते हैं। इसमें पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। और दूसरा है व्यंजन वर्ण। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, दो मानी जाती है। दो में एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं स्वर वर्ण का, कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण की हम सबसे पहले सामान्य परिभाषा, सामान्यतः मुख से स्वतः है, यानी अपने आप, स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां, सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर वर्ण कहलाती है। स्वर वर्ण कहलाती है। कि स्वर वर्ण की सामान्य परिभाषा है कि मुख से, यानी हमारे मुख से स्वतः यानी अपने आप। स्वतः का अर्थ क्या होता है, अपने आप।
ये उच्चारित शब्द है, ये उच्चारण से बना है। किससे बना है? उच्चारण से बना है। और उच्चारण का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो इस परिभाषा को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुख से अपने आप बोली जाने वाली ध्वनियां या फिर मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। परिभाषा को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई भी ध्वनि अपने आप उत्पन्न कैसे हो रही है? तो किसी भी ध्वनि का यदि हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर जो उनके साथ में श्वास वायु निकलती है, ये श्वास वायु की जो उत्पत्ति होती है ये हमारे फेफड़ों से होती है। कहां से होती है? श्वास वायु की उत्पत्ति हमारे फेफड़ों से होती है। लेकिन हमारे मुख में कुछ उच्चारण स्थान होते हैं। किसी भी वर्ण का यदि हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर उनका आपस में घर्षण होता है, आपस में टकराते हैं। लेकिन जब स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्णों का उच्चारण करने के बाद में जो श्वास वायु होती है वो मुख के किसी भी अंग से टकराती नहीं है। उसकी उत्पत्ति क्या से होती है? फेफड़ों से होती है। और सीधी की सीधी क्या होती है? वो मुख से बाहर निकल जाती है। सही भाषा होगी। सामान्यतः मुख से अपने आप है। जब जो श्वास वायु है उसका मुख में आपस में कोई टकराव होता ही नहीं है, तब हमें ऐसा लगता है कि ये अपने आप ही उत्पन्न हो रही है ऐसी ध्वनियां। होने वाली या फिर बोले जाने है अर्थात हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु, हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में बिना किसी रुकावट, मुख में बिना किसी बाधा एवं बिना कर्ष के सीधी मुख से बाहर निकल जाती है। सीधी मुख से बाहर निकल जाती है। वर्ण कहलाती है। तो वह स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, कि सामान्यतः मुख से स्वतः यानी अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। अर्थात हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में बिना किसी रुकावट यानी उच्चारण करने पर मुख में किसी प्रकार का कोई रुकावट पैदा नहीं होता है, न किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है और न ही हमारे मुख को किसी प्रकार का कोई संघर्ष करना पड़ता है। बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा एवं बिना किसी संघर्ष के सीधे मुख से बाहर निकल जाती है, तो वह क्या कहलाती है? तो वह स्वर वर्ण कहलाती है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है। कितनी मानी? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है, तो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? जिसमें ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ को शामिल है। इसमें यदि इन वर्णों का उच्चारण करके हम देखें, जैसे ए का उच्चारण कर, आप भी यदि ए या आ किसी भी वर्ण का उच्चारण करके देखें,
जैसे ए का उच्चारण करने के बाद में कार्य इस परिभाषा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हम ए का उच्चारण करें तो ऐसा लगता है कि ए का जो उच्चारण है वो हमारे मुख में अपने आप हुआ है, या फिर ए या आ का उच्चारण करने पर जो श्वास वायु हमारे फेफड़ों से उठी है उस श्वास वायु का हमारे मुख में न तो उस श्वास वायु के प्रति कोई रुकावट पैदा हुई है, न कोई बाधा उत्पन्न हुई है, और न ही हमारे मुख को कोई संघर्ष करना पड़ा है। सीधी वो ध्वनि मुख से बाहर निकल रही है वायु, तो वह आती है वो स्वर वर्ण कहला। लेकिन इस स्वर वर्णों में जो 11 है, यदि इसमें हम री की बात करें, किसकी बात करें के बारे में पढ़े, तो री का उच्चारण करने के बाद में हमारे मुख में जो जीवा का आगे वाला भाग है वहां पर कंपन भी हो रहा है, और कंपन के साथ में बाधा भी उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? बाधा भी उत्पन्न हो रही है। तो क्या ये अपवाद माना जा सकता? ऐसा नहीं है। यदि री में कोई प्रश्न पूछा जाता है कि री स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण है, तो स्वर वर्ण ही माना जाता है। क्यों? स्वर वर्णों का वर्गीकरण है, स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सॉरी, महर्षि पाणिनि के द्वारा। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया था। पाणिनि ने प्रातः काल, कब? प्रातः काल, प्रातः काल मुर्गे की आवाज सुना, समय का केवल 4 ही बजे बोला करता था। फिर इसके साथ में भी किसी प्रकार की कोई घटना घट गई, और घटना घटने के बाद में ऐसा अवधारणा किंवदंती जनश्रुति है कि इसको श्राप दे दिया गया था, और उस श्राप के माध्यम से इसका जो बोलने का टाइम था वो पूरा का पूरा टाइम ही बदल गया था। तो पाणिनि ने प्रातःकाल उस मुर्गी ध्वनि को सुना, मुर्गे कुकू की ध्वनि को सुना। इस कुकू की इस किसका? उस स्वर का बोध हो रहा है, यानी इस कुकू की सबसे पहले निकल के आ रहा है। तो पानी इस मुर्गे की प्रातःकाल उस मुर्गे की आवाज को सुना, और सुनने के बाद में सब उस स्वर का वर्गीकरण किया, और उस स्वर का वर्गीकरण के बाद में अन्य जितने भी वर्ण थे उन्हें सारे वर्णों का क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। तो इस आधार पर ये री अपवाद नहीं माना जाता है। यदि प्रश्न री के संबंध में पूछा जाता है कि री स्वर वर्ण है या फिर ये व्यंजन वर्ण है, तो री हमेशा क्या माना जाता है? स्वर वर्ण ही माना जाता है। और री सहित स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनता है कि कुछ ऐसे अध्यापक है, कुछ ऐसे विद्वान है, उन्होंने क्या कर रखा है कि स्वर वर्णों में ऐसा मान रखा है कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो इस आधार पर मूल स्वर इन्होंने 10 मान रखा है। री को मूल स्वरों में शामिल नहीं किया, क्योंकि री का कार्य वो परिभाषा के अनुसार नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो अपनी व्याकरण की पुस्तक चलती है, उस पुस्तक के अनुसार ही यदि राजस्थान में कोई एग्जाम लगी तो व्याकरण से संबंधित प्रश्न उसी पुस्तक के अनुसार ही पूछे जाएंगे। और उस पुस्तक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पुस्तक के अंतर्गत हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 11 ही मानी गई है। तो एक बार फिर से बात करते, पहले बात करते हैं स्वर वर्णों की। सामान्यतः मुख अपने आप उच्चारण, ये उच्चारण से बना है, और उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मुख से अपने आप बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। ये अपने आप क्यों बोली जाती है? क्योंकि श्वास वायु की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है? फेफड़ों से होती है। और इनका उच्चारण करने पर, इन ध्वनियों का जो स्वर वर्ण की ध्वनि है, इनका उच्चारण करने पर हमारे मुख में कोई रुकावट,
बाधा या आपस में कोई संघर्ष पैदा नहीं होता है, इसलिए ये क्या माने जाती है, स्वर वर्ण मानी जाती है। और हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, 11 माने जाते हैं, जिसमें ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ए, ऐ, ओ, अव को शामिल किया गया है। ठीक है, आप एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। तो स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है ये मुख्य रूप 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। तीसरा है जीव्या के उत्थापित आधार पर। चौथा है ओष्ठों की। गोलाई के आधार पर। और पांचवा है मुख्य आकृति के आधार पर। मुख्य आकृति के आधार पर है। तो स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से कितने आधारों पर किया जाता है, वो मुख्य रूप से 5 आधारों पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है मात्रा काल के आधार पर। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। तीसरा है जीव्या के उत्थापित, यानी जीव्या का जो जीव्या के अंतर्गत किसी भी वर्ण होता है उसका उच्चारण करने पर जीव्या का जो भाग होता है अग्र, मध्य या फिर जो पस से जड़ वाला भाग होता है उसमें कौन से भाग में किस वर्ण का उच्चारण करने पर अधिक कंपन होता है, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। और पांचवा है मुख आकृति के आधार पर। और इनको हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।